जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज हम चलने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर के टूर पे। दोस्तों, मनाली के बारे में तो आपने सुना ही होगा और काफ़ी लोगों ने मनाली विजिट भी किया है। लेकिन कुछ सवाल हमेशा मन में बने रहते हैं कि मनाली आने के बाद कहाँ कहाँ घूमें, क्या क्या देखें, स्टे कहाँ बुक करें, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने अपना 3 डेज़ का मनाली ट्रिप कैसे प्लान किया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या क्या देखा और कौन कौन सी लोकेशंस को विजिट किया, और साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपना मनाली का टूर प्लान कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। चंडीगढ़ से वोल्वो पकड़ के अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंच गया मनाली, जिसके लिए मैंने दिए 850 रुपये। मॉर्निंग में मनाली पहुंचने के बाद मैंने सर्च किए कुछ अच्छे और बजट वाले स्टे ऑप्शंस, और मॉल रोड से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे मुझे मिल गया ये वाला होटल सिर्फ 500 रुपये में। चेक इन करने के बाद नहा धो के मैं निकल गया मनाली को एक्सप्लोर करने, लेकिन जिसके लिए मुझे चाहिए था एक व्हीकल। सो मैंने रेंट करी एक स्कूटी जिसका रेंट था 600 पर डे। रेंटल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद स्कूटी उठाई और मैं निकल गया हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ, जो कि मॉल रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। यहीं पे मैंने खाया एक टेस्टी सा बर्गर, पार्क किया अपनी स्कूटी को और चल पड़ा माँ हडिम्बा के दर्शन करने। हडिम्बा देवी का जिक्र महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में किया गया है और ये मंदिर पैगोडा शैली से सन 1553 में बनाया गया था। यहाँ दर्शन करने के बाद मुझे दिखा इसके पास बना वन विहार, जिसकी टिकट थी 10 रुपये। यहाँ मुझे दिखे देवदार के काफी सारे ऊंचे ऊंचे पेड़। कुछ देर यहाँ घूम के मैं निकला घटोत्कच के दर्शन करने, जो कि जस्ट हडिम्बा टेम्पल के पीछे ही था। और रास्ते में मैंने कुछ लोगों को देखा याक के साथ और हिमाचली ड्रेस में फोटोशूट करवाते हुए, और कुछ लोग एक बोल से 5 गिलास गिराने पे 300 रुपये का इनाम भी दे रहे थे। ओ भैया, किलो भैया बोल के 5 गिलास पिलाने के। टेबल के ऊपर ही गिराना सर, टेबल के ऊपर ही गिराओ 300 आएगा। घटोत्कच के दर्शन के बाद मैं यहाँ से निकला मनु टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। मनु टेम्पल से लगभग 500 मीटर पहले रास्ता काफ़ी स्टीप था। लग रहा था कि यहाँ 4 व्हीलर लाना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। और आसपास में काफ़ी दुकानें थी जिन पे अलग अलग तरह के हिमाचली कल्चर से जुड़े आइटम्स जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन मैं रास्ते पे फोकस करते हुए पहुँच गया मनु टेम्पल। ये काफ़ी शांत और पीसफुल पैलेस था। ये मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है, जिन्हें मानव जाति का प्रवर्तक भी कहा जाता है, और उन्होंने 7 ऋषियों को बाढ़ से बचाने के बाद इसी जगह पर ध्यान किया था। तो मैंने यहाँ दर्शन किए, अपने शूज़ पहने जिन्हें बार बार पहनना और उतारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और यहाँ से निकल गया मनाली गोम्पा की तरफ, जो मनु टेम्पल से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। रास्ते में थे ओल्ड मनाली के कुछ ब्यूटीफुल कैफ़ेज़, कुछ रील्स के दीवाने, एक काफ़ी अच्छी मार्केट और कुछ डॉग लवर्स। ये सब देखते हुए मैं पहुंचा मोनेस्ट्री तक। मेन गेट से एंटर किया और अंदर आते ही मुझे यहाँ अपनी स्पीति ट्रिप की याद आने लगी। इस मोनेस्ट्री को 1960 में बनाया गया था और इसके अंदर बनी है भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति और कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स। और इसके सेकंड फ्लोर पे बैठ के लोग मेडिटेशन करते भी दिखाई दिए, और यहाँ की वीडियो बनाने के लिए मुझे देने पड़े 20 रुपये। मोनेस्ट्री के चारों तरफ लगे थे कुछ इस तरह के यंत्र, और ये अंकल इन्हें घुमा रहे थे। बुद्धिस्ट कल्चर में इन्हें घुमाने का मतलब होता है अपने ईश्वर को याद करना। इसके बाहर ही था एक छोटा गार्डन और कैंटीन, लेकिन अभी लंच का मूड नहीं था, तो यहाँ घूम के मैं निकल गया वापस अपने होटल की तरफ। फिर शाम तक घूमते फिरते मैं पहुंचा अपने होटल तक। यहीं पे मैंने डिनर और नाइट स्टे किया।
अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे यहाँ की वाइब्स कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मॉल रोड के पास होने के कारण इस होटल के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने फैसला किया अपना स्टे चेंज करने का। थोड़ा सर्च करने के बाद मैं पहुँच गया मनाली के ही एक हॉस्टल में जो मॉल रोड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। यहाँ आने के बाद फील हुआ कि कहीं पहाड़ों में घूमने आए हैं, तो यहीं पे ब्रेकफास्ट करके मैं वापस से निकल गया घूमने फिरने। तो ट्रिप के सेकंड डे पे सबसे पहले मैं पहुंचा मनाली के क्लब हाउस। ये जगह शॉपिंग के दीवानों के लिए काफ़ी सही है। यहाँ पे कपड़ों के साथ साथ और भी काफ़ी तरह के आइटम्स की शॉप लगी हुई थी और साथ ही कुछ इंडोर गेम्स भी अवेलेबल थे। लेकिन अभी शॉपिंग और खेलकूद दोनों का ही मूड नहीं था, तो यहाँ ज़्यादा देर ना रुक के मैं निकल गया नेचर की ओर, जिसके लिए बेस्ट पैलेस था मनाली का जोगिनी वाटरफॉल्स। इसके रास्ते देख के मैं शुक्र मना रहा था कि मेरे पास स्कूटी है, वरना 4 व्हीलर में तो यहाँ हालत ख़राब होने वाली थी। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे यहाँ के। लोग मज़े से वाटरफॉल के बीच में जाके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे और कुछ चाय पानी की टपरी भी थी यहाँ, तो यहीं चाय पी के कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिला के मैं बढ़ा वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। यह वही रास्ता है जो आगे सोलांग वैली तक जाता है और मंदिर से पहले दिखा एक काफ़ी अच्छा खासा मार्केट और कुछ अच्छे होटल्स। मंदिर पहुंच के दर्शन किए और यहीं पर था एक नेचुरल गर्म पानी का सोर्स। नहाने के लिए सेपरेट बाथरूम्स लेडीज़ और जेंट्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि नहाने का रिस्क मैंने नहीं लिया और ऐसे ही मुंह हाथ धोकर मैं चला गया जस्ट इसी के पास में बने राम मंदिर में दर्शन करने। यहाँ दर्शन किए और जय श्री राम बोल के मैं निकल गया मनाली के मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड पहुंच के लगा ये जगह पूरे मनाली से बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ एक अलग ही चकाचौंध देखने को मिली। इतनी सारी दुकानें, काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस और जैसे सारे टूरिस्ट शाम के टाइम यहीं आ गए हों। इस पर्टिकुलर एरिया में व्हीकल्स अलाउ नहीं थे, तो यहाँ पैदल घूमना ही एक ऑप्शन था। मॉल रोड के साथ साथ इसके आसपास की गलियों में भी एक काफ़ी अच्छी खासी मार्केट थी, जहाँ सामान कुछ सस्ता था मॉल रोड के कंपेयर में। यहाँ 2-3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ से सीधा मैं पहुँचा अपने हॉस्टल में। यहीं पे बॉनफायर और म्यूज़िक का मज़ा लिया और मनाली ट्रिप का सेकंड डे भी कंप्लीट हुआ। तीसरे दिन सुबह सुबह मैं निकला अपने हॉस्टल से सोलांग वैली की तरफ, जो मनाली की मेन लोकेशंस में से एक था। कुछ दूर चल के मैंने यहीं से भरवाया पेट्रोल। शहर की भीड़भाड़ से दूर ये रास्ते काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और इन पे स्कूटी चलाने का मज़ा ही अलग था। वैसे मैंने जो यहाँ से एंटॉर्क स्कूटी रेंट करी थी, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो इन्हीं रास्तों पे 15 किलोमीटर ड्राइव करके मैं पहुंच गया सोलांग वैली। सोलांग वैली अपने पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है और यहीं पे हो रही थी 2 तरह की पैराग्लाइडिंग। छोटी वाली पैराग्लाइडिंग का चार्ज था 1000 पर पर्सन, जिसके लिए कुछ इस तरह से आपको पैदल चढ़ के ऊपर जाना रहता है और फिर यहीं से आप फ्लाई करके वापस नीचे आ सकते हैं। और जो दूसरी वाली पैराग्लाइडिंग थी उसका चार्ज था 3500 रुपये। उसके लिए यहाँ पे रोपवे लगाए गए हैं। इन्हीं रोपवे से ऊपर जाके आप वापस पैराशूट से नीचे तक आ सकते हैं। विंटर के सीज़न यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये पूरा एरिया स्नो से ढका रहता है और उस टाइम यहाँ काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। सोलांग वैली के पास ही में था अंजनी महादेव का मंदिर, जिसके दर्शन किए बिना मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला था।
मंदिर तक का रास्ता काफ़ी ख़राब होने के कारण अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था। मन किया 2 किलोमीटर ट्रैक कर लूँ, पर मेरी नज़र पड़ी कुछ अलग सी दिखने वाली इस बाइक पे, तो सोचा क्यों ना आज इसी का मज़ा ले लिया जाए। कपल के लिए इसका चार्ज था 1500 रुपये, लेकिन सिंगल होने के कारण मुझे ये मिली सिर्फ 1000 रुपये में, जो कि दोनों साइड के लिए था। तो इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मैं पहुंच गया ऊपर तक। और यहाँ ऊपर आके मुझे दिखी थोड़ी सी स्नो, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा लेते लोग। ये सब देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के मैं पहुंच गया महादेव के शिवलिंग तक। अपने मनाली ट्रिप में इस जगह को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कुछ देर यहाँ रुक के मैं वापस नीचे की ओर निकला। रास्ते में थोड़े बाइक के मजे लिए और फिर अपनी स्कूटी लेके आगे निकल गया अटल टनल की तरफ, जो सोलांग वैली से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। लेकिन ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि 15 किलोमीटर कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और टनल सामने देखते ही मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसके अंदर चला गया। इस टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था और इस एल्टीट्यूड पे ये लगभग 9 किलोमीटर वाली दुनिया की सबसे लंबी टनल है। टनल में आगे बढ़ते बढ़ते ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसका रीज़न था ये टनल के बाहर गिरी हुई स्नो। इसी स्नो का मज़ा लेने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ रुके हुए थे। यहीं कुछ देर रुक के चाय वगैरह पी के मैं निकल गया थोड़ा आगे सिसु वैली की तरफ। और इसी रोड पे कुछ दूर आगे चलने पे मैंने एंटर किया लाहौल में। सिसु वैली में कुछ देर घूमने के बाद मैं निकल गया वापस अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में ही डिनर वगैरह करके मैंने पकड़ ली 8:30 बजे वाली वोल्वो, जो थी मनाली से चंडीगढ़ के लिए। मेरा मनाली के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। न्यूली मैरिड कपल्स और फैमिली टूर के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह आप भी अपने मनाली ट्रिप में इन सभी लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। और बात करें मनाली से जुड़ी कुछ और जानकारी के बारे में, तो मनाली के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से इजीली वोल्वोज और गवर्नमेंट बसेस अवेलेबल हो जाती है, बट बेहतर होगा आप वोल्वो ही चूज़ करें। स्टे के लिए आपको यहाँ 500 से 4000 तक रूम्स आराम से मिल जाएंगे, जिनका प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। साइट सीन के लिए यहाँ टैक्सीज भी अवेलेबल है, जो लगभग 4000 रुपये में आपको 3 दिन मनाली घुमा देंगे। और बाइक और स्कूटी रेंट के ऑप्शंस तो है ही। मनाली का पीक सीजन रहता है दिसंबर टू फरवरी। साथ ही इन दिनों में आपको यहाँ अच्छी खासी स्नोफॉल और भीड़ भाड़ भी देखने को मिल जाएगी। और आप बिना स्नो के कम भीड़ भाड़ और थोड़ा बजट में अपना मनाली ट्रिप करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप अपना प्लान मार्च से नवंबर के बीच का ही रखें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।